नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो आजकल का लाइफ स्टाइल और खान पान है, जिसके कारण गुदा व गुदा के चारों ओर की जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। उन्हीं बीमारियों में एक है पाइल्स, जिसे हम हिंदी में अर्श रोग या फिर इंग्लिश में हेमरॉयड कहते हैं। कॉमन भाषा, बोलचाल की भाषा में हम इसे बवासीर का रोग भी कहते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसकी रोकथाम है, क्या लक्षण है, इन सारे विषयों पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि पाइल्स या बवासीर एक ऐसी स्थिति है जिसमें मलाशय या गुदा के आसपास की नसें सूज जाती हैं। दोस्तों, ये चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है और इस रास्ते को ब्लड की सप्लाई देने के लिए बहुत सारी वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। उन ब्लड वेसल्स में किसी भी कारण से सूजन आ जाए, या तो अत्यधिक जोर लगाने से, या दबाव पड़ने से, या वहां की मसल्स कमजोर होने से वो यहाँ की वेसल्स जो है वो सूज जाती हैं और सूज करके बाहर निकलती हैं। ये तो दोस्तों, आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक इंटरनल पाइल्स हो गई और ये एक एक्सटर्नल पाइल्स हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइल्स दो तरीके की होती हैं। तो इंटरनल पाइल्स जो होती है वो अंदर की ओर होती है, ये सामान्यतः दिखाई नहीं देती है, और जब दिखाई देती है तो वो बाहर जब आती है तभी दिखाई देती है। और एक्सटर्नल पाइल्स जो होती है वो जो गुदा का द्वार होता है, मल द्वार होता है, उसकी तरफ से सूजन आ जाती है। इसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि ये जो इंटरनल पाइल्स होती है, इसमें यहाँ की जो मसल्स होती है उनमें पेन रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। जब पेन नहीं होता है तो जो रोगी है उसको शुरुआती अवस्था में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। उसको पता तभी चलता है जब इसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। अगर हम दूसरी एक्सटर्नल पाइल्स की अगर हम बात करें तो ये बाहर होती है और इसमें बहुत पेन होता है। आमतौर पर इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, पेन सामान्यतः नहीं होता है, और जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है वो पेन बहुत होती है उसमें, और ब्लीडिंग सामान्यतः नहीं होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों, जब रोग बहुत पुराना हो जाता है या कारणों को रिमूव नहीं किया जाता है तो दोनों तरीके की पाइल्स जो है वो एक साथ पाई जाती है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स जो हैं वो दोनों एक साथ पाई जाती हैं। तो इसी तरीके का कुछ एक रियल चित्र दिखाने की कोशिश की है जिसमें ये एक्सटर्नल पाइल्स हैं और इंटरनल पाइल्स अंदर की ओर है। दोस्तों, अब हम इसके कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण होता है कब्ज। कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, जिसमें अगर लैट्रिन के रास्ते में जो वेसल्स हैं उनमें अगर दबाव पड़ रहा है या फिर वहां की मसल्स कमजोर हो रही हैं, तो वहां पे सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल हमारा जो खान पान है ऑयली और बाहर का इतना ज्यादा हो गया है, या ऐसा खाना हो गया जिसके कारण कब्ज, फास्ट फूड वाला हो गया है जिसके कारण कब्ज बना रहता है। और जिन लोगों में यह कब्ज ज्यादा बना रहता है या बार बार वो लैट्रिन के समय जोर लगाते हैं, तो उन लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में पाइल्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है दस्त। दोस्तों, ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को बार बार दस्त लगते हैं, पेट खराब रहता है, उनको भी ये पाइल्स की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तीसरा कारण है गर्भावस्था। गर्भावस्था में भी दो कारण हो गए। एक तो जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको आयरन की गोलियां खाने को दी जाती हैं जो कि एक कब्ज बनाती है। दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी में जो फीटस है उसको एकोमोडेट करने के लिए, स्थान देने के लिए मलाशय की जो नसें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण वहां की नसें जो हैं वो सूज जाती हैं। और यही वजह है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें नॉर्मल दिनों की तुलना में जो पाइल्स होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। चौथा कारण की अगर हम बात करते हैं तो बैठने की गलत मुद्रा के कारण। दोस्तों, जिन लोगों का काम ज्यादा देर तक बैठने का है या फिर जो दो लोग केवल बैठे बैठे ही काम करते हैं, उन लोगों में नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उनकी तुलना में पाइल्स होने की संभावना काफी अधिक होती है। वंशानुगत स्टडीज हैं जिसके आधार पर ये निकल कर आया है कि जिन लोगों के माता पिता को ये पाइल्स की दिक्कत है उनके बच्चों में ये वंशानुगत होने की या उनकी पीढ़ी में ट्रांसफर होने की बात आती है। दोस्तों, पांचवा जो है वो खराब आहार। मतलब खराब आहार का मतलब ये हुआ कि हम बाहर काम पर गए और हमें लंच लेकर नहीं गए, तो बाहर हमें जो भी मिल रहा है, पूड़ी,
और ये जो तला चिकना में मिल रहा है वही हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, जो कि फाइबर लेस डाइट होती है, जिसके कारण पाइल्स की होने की संभावना अधिक होती है। तो जो लोग फाइबर लेस डाइट खाते हैं उनमें पाइल्स की होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सातवां है शारीरिक श्रम की कमी। लोगों की आजकल लाइफ स्टाइल बहुत बिजी हो गई है, जिसमें कुछ लोग आलसवश या समय अभाव के कारण श्रम नहीं कर पाते। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जब कोई श्रम नहीं कर रहा है तो वहां की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। वीक होने के कारण वहां की जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं, वो सूज जाती हैं और उन लोगों में पाइल्स होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। आठवें कारण की अगर हम बात करें तो जो लोग ज्यादा चिंता है, सही से प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, उन लोगों को भी नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में पाइल्स होने की संभावना ज्यादा होती है। अगले कारण की अगर हम बात करें तो जो लोग लैट्रिन में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं उनको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। दोस्तों नॉर्मली जो है वो 2 से 5 मिनट तक लैट्रिन में बिताना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, एक फैशन सा चल गया है कि लोग मोबाइल या फिर जो है पेपर लेकर के जो है टॉयलेट में जाते हैं और जिससे काफी देर तक बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों को पाइल्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अब हम लक्षणों की अगर हम बात करें तो जैसे पहले हमने हिंट दिया कि जो इंटरनल पाइल्स होती है वहां पर दर्द नहीं होता है और ब्लीडिंग होती है। तो रोगी को पता अचानक से चलता है कि जब वो सोच जाता है और वहां की वेसल्स रप्चर कर गई और ब्लीडिंग होती है, तभी उसको पता चलता है कि उसको पाइल्स है। दूसरा, मल त्याग के दौरान खून का आना। तीसरा कारण है गुदा के आसपास सूजन और लालिमा। दोस्तों जैसा हम एक्सटर्नल पाइल्स की हम बात कर चुके हैं, वहां पर एक्सटर्नल पाइल्स में जो बाहर की गुदा के चारों ओर की जो त्वचा होती है वो सूजन हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण वो इरिटेट करती है, बहुत तेज दर्द होता है। चौथे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो गुदा के आसपास हमें खुजली का महसूस होती है। पांचवें लक्षण की अगर हम बात करें तो जिनको पाइल्स है उनको मल त्यागने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है, उनको लगता है कि अभी और जाना है। छठा है तो वो शौच के समय जब जाते हैं तो वो जैसे इंटरनल पाइल्स हो या एक्सटर्नल पाइल्स हो, कुछ गांठें सी महसूस होती है, मस्से बोलते हैं, वो प्रतीत होते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि हर पाइल्स में ब्लड नहीं निकलता है। दूसरी चीज, अगर गुदा से ब्लड आ रहा है तो वो केवल पाइल्स नहीं हो सकता, यानी कि और भी बीमारियां होती हैं जिनमें ब्लड आता है। तो अब हम इसके निदान की बात करते हैं। निदान में सबसे पहले तो जो आप अपने लक्षण डॉक्टर को बताते हैं उसी के आधार पर उसकी डायग्नोसिस बन जाती है। फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर सबसे पहला एग्जामिनेशन करता है, आपकी गुदा के अंदर उंगली डालकर परीक्षण करता है, तो जिसे PR यानी कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन करता है, जिसमें कि पाइल मास का निरीक्षण किया जाता है। दोस्तों दूसरा जो डायग्नोसिस होती है वो प्रोक्टोस्कोपी की जाती है। प्रोक्टोस्कोपी एक नालीनुमा यंत्र होता है, जैसे ये देख पा रहे हैं नालीनुमा यंत्र है और इसको इस तरह से उसको देखते हैं। तो इसमें देखते क्या है कि जो पाइल्स मास हैं वो कितने डिग्री के हैं, किस तरह के हैं, ये इसको देखते हैं। तो प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा डायग्नोसिस तैयार की जाती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ब्लड आ रहा है या कोई समस्या है वो बनी हुई है, डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है, तो फिर एडवांस स्टेजेस में कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी की जाती है। कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी में इसमें एक ट्यूब डाली जाती है गुदा के अंदर, जिसमें आगे कैमरा लगा होता है और उसका चित्र जो है वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो ये कोलोनोस्कोपी और सिग्माइडोस्कोपी होती है। इसके आधार पर इसमें भी मस्से या कहीं और सी ब्लड आ रहा है या कोई और दिक्कत है उसको फाइंड आउट किया जाता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो मल परीक्षण भी किया जाता है। इसमें जो लैट्रिन है उसमें अकॉर्ड ब्लड यानी कि जो मल में खून को देखा जाता है कि ब्लीडिंग आ रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसके उपचार और बचाव या रोकथाम की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो भी कारण बताए गए हैं इसमें उन सभी को हमें रोकना होता है। जैसे हमें कोई भी तरीका अपना लें, कब्ज नहीं होने देना है, जिसके लिए हमें बाहर का तला चिकना मिर्च मसाले वाला नहीं खाना होगा, पानी ज्यादा अधिक मात्रा में पीना होगा, हमें केवल सूखा भोजन ही नहीं करना है, कुछ स्नेह युक्त यानी कि देसी घी वगैरह का भी सेवन करना है। बार बार अगर दस्त लगते हैं तो उसके लिए हमें दवा लेनी है। गर्भावस्था की अगर हम बात करें तो महिलाओं को
कब्ज से बचने के उपाय करने चाहिए, जैसे बार बार गुनगुना पानी पीना चाहिए या फिर भोजन बहुत ही कम मात्रा में करें। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बाहर का फास्ट फूड वगैरह ना खाएं और फाइबर युक्त भोजन करें। जो घर में नॉर्मली आटा लेते हैं उसको छाने नहीं, उसकी भूसी ना निकाल कर फेंके, उसको एज इट इज जैसे है वैसे यूज करें। नियमित एक्सरसाइज करें और चिंता व तनाव को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। प्रॉपर नींद लें। दोस्तों, अब इसके जो औषधीय या मेडिसिनल ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं वो अगले वीडियो में बात करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।